गुड इवनिंग दोस्तों, हम एग्जामपुर कलम संक्रांति और आईएएस पीसीएस बाय एग्जामपुर चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपकी क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कल कुछ टॉपिक्स मैंने आपको दिए हुए थे, उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे। उससे पहले आज आपका एग्जामपुर मेन ऑफिशियल पर एक इवेंट हुआ था, जिस इवेंट को लेकर कल मैंने आपको बताया भी था। इवेंट आपका वो हो चुका है और उसके साथ ही साथ में उससे रिलेटेड कुछ बैचेज आपके लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो उन बैचेज से आप सभी लोगों को जुड़ना है। मतलब सभी लोगों को जुड़ने का मतलब ये है आपको जोड़ना है बाकी और लोगों को भी। ठीक है, मतलब बाकी और लोगों तक भी उस इंफॉर्मेशन को आपको स्प्रेड करना है। आपको भी पता है कि वनडे एग्जाम्स में अगर आप एग्जामपुर ऑफिशियल का रिकॉर्ड देखेंगे तो कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। मतलब रिकॉर्ड इन द सेंस कि कोई इसका तोड़ नहीं है, किसी और के पास कोई और अदर सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रिजल्ट के मामले में बहुत आगे हैं, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा आगे हैं। बाकी अलग अलग सेक्शंस में भी आप चाहे डिफेंस को ले लें, चाहे टीचिंग को ले लें। ठीक है, तो आप सभी लोग, आपके जो कई सारे ऐसे होंगे कि जो मित्र होंगे या कई सारे आपके छोटे भाई बहन होंगे जो वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हों, चाहे वो आप कांस्टेबल को लेकर तैयारी कर रहे हों, चाहे वो आप करते हो यूपी लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हों। एसएससी का कैलेंडर भी आपका आ चुका है। ठीक है, तो आप सीजीएल प्री की तैयारी कर रहे हों, एसएससी सीएचएसएल प्री के लेकर तैयारी कर रहे हो, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए आपके बैचेज आपके लॉन्च किए गए। और बहुत एक इतनी ज़्यादा मिनिमम फीस है कि भाई मैंने भी कभी एक बारी एग्ज़ाम दिया था 2013 में, तो मुझे ध्यान है कि इसकी किताबें इतनी आ जाती थी। 13 में तो और ज़्यादा पैसे की वैल्यू होगी ना, आज से 9-10 साल पहले। ठीक है, एटलीस्ट 8 साल पहले तो लेकिन फिर भी उस कॉस्ट में जो है कोर्स नहीं आ सकता था, इतना पता था। इतने कॉस्ट में किताबें भी नहीं आई थी मेरी। ठीक है, चलिए अब फिर हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नांकित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, इसमें पूछा गया रॉन्ग स्टेटमेंट को लेकर कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा हेतु अंतर सरकारी समिति द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की प्रतिनिधि सूची में कोलकाता में होने वाली दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि दुर्गा पूजा एक 5 दिवसीय त्योहार है जो 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव की 5वीं रात से शुरू होकर 10वें दिन अर्थात 10वीं को समाप्त होता है। तीसरा स्टेटमेंट, यूनेस्को द्वारा विश्व में महत्वपूर्ण अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों विरासतों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची का गठन किया गया। चौथा, यूनेस्को द्वारा यह सूची वर्ष 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा अभिसमय 2003 के प्रभावी होने पर निर्मित आपकी की गई थी। इसका आंसर करिए। देखिए, दुर्गा पूजा को लेकर अगर आप बात करें तो दुर्गा पूजा की जो शुरुआत थी बेसिकली आप किससे जानते हैं? हमेशा एक ही वेस्ट बंगाल से। लेकिन आज ये देश के शायद ही कोई ऐसा बच्चा कोना होगा जहां पर आपकी दुर्गा पूजा को नहीं मनाया जाता। जगह जगह दुर्गा पूजा पंडाल आपके लगाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि दुर्गा पूजा के एक अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे आप अगर उत्तर प्रदेश को लेकर बात करते हैं तो वहां पर भी दुर्गा पूजा, लेकिन वो उसका जो फॉर्मेट है वो अलग है। यहाँ पर उत्सव मनाने का जो तरीका है वो अलग है। दोनों के तरीके में थोड़े डिफरेंसेस। यहाँ पर प्रमुखता तौर पर जैसे होता है ना छठ पूजा, तो छठ पूजा को लेकर या आप बोले जैसे जन्माष्टमी को लेकर, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो त्यौहार है वो देश में लगभग हर जगह मनाया जाता है। लेकिन आप अगर आएंगे मथुरा में तो अलग ही उसकी एक झलक देखने को मिलेगी। ठीक वैसे ही दुर्गा पूजा की आप वेस्ट बंगाल अगर आप चाहते हैं कभी समय मिले तो ज़रूर जाइएगा। मेरा खुद अपना एक इच्छा है कि मैं वहाँ पर जाऊँ कभी जब दुर्गा पूजा हो, क्योंकि त्यौहार जो पर्टिकुलर उनके नेटिव प्लेसेस में मनाए जाते हैं वो बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। जैसे कि गणेश चतुर्थी, तो आप उसके लिए महाराष्ट्र जाइए, बहुत ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, तो दुर्गा पूजा बेसिकली क्या है कि ब्रह्मांड की नारी ऊर्जा मानी जाने वाली जो शक्ति स्वरूपा हैं देवी दुर्गा, उनके जो उनकी पूजा की जाती है, उनका आह्वान किया जाता है, ये आपका त्यौहार है। ठीक है,
अब आते हैं आगे अगले स्टेटमेंट्स को लेकर कि ये जो सूची है आपकी बेसिकली कब से आपकी निर्मित की गई थी, तो ये आपके 2008 में इसको निर्मित किया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है। ठीक, उसके अलावा स्टेटमेंट्स को लेकर अगर आपसे बात करेंगे तो देखो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है एग्जैक्टली। दूसरा स्टेटमेंट था कि जो दुर्गा पूजा है वो आपका एक 5 दिवसीय त्यौहार है, जिसमें होता क्या है 9 दिवसीय नवरात्रि की उत्सव की 5वीं रात से शुरुआत होकर क्या होता है 10वें दिन अर्थात 10वीं को आपका समाप्त होता है। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या था कि यूनेस्को द्वारा विश्व में महत्वपूर्ण अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर विरासतों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के संदर्भ में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची का आपका जो है गठन किया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट था कि यूनेस्को द्वारा यह सूची वर्ष 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा अभिसमय 2003 के प्रभावी होने पर निर्मित की गई थी। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ पर 2008 की जगह स्टेक कर लिया 2010 होता ना, देन आप इस स्टेटमेंट को क्या करते, गलत करते। ठीक है, एग्जैक्टली इसमें ये था, तो इस आधार पर आपका ये हो जाएगा। वैसे आपके चारों स्टेटमेंट आपके सही है, तो क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, 2010 बोला गया था तो वो टाइपिंग एरर की वजह से 2008 यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो आंसर आपका क्या ठीक। अब इसको लेकर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यूनेस्को के लेकर आप जो बात करेंगे तो 2010 तक ये जो कार्यक्रम था आपका, ठीक है, ये जो सूची को लेकर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर इसमें 2 सूचियाँ बेसिकली आपकी की जाती थी। उसके अलावा अगर आप बात करें जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं आपके, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन इंडिया, तो इनमें क्या क्या आपके काउंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपने देखा होगा जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके द्वारा जो है जैसे आप आराधना वगैरह करते हैं ना, उसी तरह से वो मंत्रों का कुछ जाप करते हैं जिसको बोला जाता है बुद्धिस्ट चैंटिंग्स। ठीक है, वो उसमें शामिल किया जाता है। उसके अलावा जो छऊ डांस है वो उसमें शामिल किया जाता है। उसके अलावा आपके यहाँ पर बेसिकली कुंभ मेला, जनरली आपने लगभग सभी ने सुना होगा, ऐसा नहीं है कि आप में से किसी ने कभी कुंभ मेला का नाम सुना हो। ठीक है, कुंभ मेला हो, पारसियों का जो त्योहार है जिसको आप बोलते हैं नवरोज, उसी क्रम में रमन, इसी में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका रामलीला है। ठीक है, और आपका संकीर्तना है, जो संकीर्तना आपका कृष्ण भगवान की जब पूजा वगैरह करते हैं तो वो संकीर्तन उसको बोला जाता है। आपका रामलीला, ठीक है, रामचरितमानस आधारित ये जो है, जो एक तरीके से अभिनय किया जाता है, मंच जो बोला जाता है ना, अभिनय करना या मंच करना। ठीक है, तो नाट्य के तौर पर जगह जगह हर शहरों में इस तरह के रामलीला वगैरह आयोजन आपके होते हैं, तो रामलीला मंचन को भी इसमें शामिल किया गया था। उसके अलावा केरला का एक है आपका कोडियट्टम, ठीक है, कोडियट्टम, उसको भी इसमें शामिल किया गया था, कोडियट्टम। और कालबेलिया, ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो इंटेंजिबल साइट्स को लेकर जब भी आप बात करेंगे तो कालबेलिया जो आपका एक फोक डांस का फॉर्म है वो, कोडियट्टम, रामलीला, संकीर्तना, बुद्धिस्ट चैंटिंग्स, छह पूजा, जो छऊ नृत्य है वो, कुंभ मेला, नवरोज और आपका रमन। ठीक है, ये आपके इंटेंजिबल साइट्स में आपके शामिल होते हैं। ठीक है, यूनेस्को द्वारा जो आपकी बनाई गई थी। ठीक, इतना क्लियर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सीमांत व्यक्तियों को आजीविका तथा उद्यम
हेतु समर्थन प्रदान करने के लिए स्माइल नाम से एक योजना तैयार की। इसके संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, देन इसका आंसर करिए। चलिए देखिए, ये स्टेटमेंट को पढ़िए। पहला स्टेटमेंट में क्या दिया गया था कि इसमें भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए आपके केंद्रीय क्षेत्र को योजना को शामिल किया गया है। तो ये जो योजना है बेसिकली अभी आपकी एज अ पायलट मोड में, ठीक है, एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आपके जो अर्बन सिटीज़ हैं जहाँ पर के खासकर आपको ये समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे आपका दिल्ली है, पटना है, नागपुर है, ठीक, बेंगलोर है, ये आपके ओवरऑल जो है 7 शहर हैं। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? दिल्ली, पटना, नागपुर, बेंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ। ठीक है, हैदराबाद, लखनऊ और आपका इंदौर, इन शहरों में आपकी ये स्कीम को अभी लॉन्च किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में लोग जो है भिक्षावृत्ति में आपके शामिल हैं, तो इनको इसमें ऐड किया गया है। अब इस स्कीम को लेकर बात करें तो ये जो सीमांत व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम समर्थन हेतु ये स्कीम है स्माइल के नाम से, बेसिकली इस योजना में होगा क्या कि ये एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इनके लिए जो आश्रय गृह बनाए गए थे आपके, ठीक है, जैसे आप दिल्ली में कभी आप आएंगे तो आपको इस तरह के आश्रय घर देखने को मिलेंगे। तो जहाँ जिन राज्यों में आश्रय गृह नहीं है वहाँ पर नए स्थापित करना, ठीक है, बड़ी मात्रा में नहीं है, रैन बसेरा वगैरह जो एस्टेब्लिश होते हैं आपके, तो इस तरह के आश्रय घर आपके एस्टेब्लिश भी किए जाएंगे जिन आपके देशों में, सॉरी, आपके जिन राज्यों में इस तरह के आश्रय वशेरे या जिन स्थानों पर, जिन शहरों में इस तरह के आपके आश्रय गृह नहीं बने हुए थे या बने थे खराब हालत में थे, तो उनको फिर से रिस्ट्रक्चर करना, ये सब किया गया। ठीक है, उसके अलावा इस योजना के तहत में जो बेसिकली बात की गई थी स्माइल के तहत, उसमें 60,000, ठीक है, इनिशियली तौर पर जो लाभार्थी होंगे वो आपके 60,000 जो है काउंट किए गए हैं। 60,000 लाभार्थी इसके अंतर्गत आपके होंगे जिनको गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आपका लाभान्वित किया जाएगा। अब इसमें कई सारी चीज़ों को किया जाएगा, जैसे कि जो स्कीम आपकी लागू की गई है उसमें आपके कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, अब कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं तो मैं बता देता हूँ। ये जो CBOs वगैरह जो बनाए जाते हैं, जैसे NGOs तो आपको समझ में आ जाते हैं, स्वयं सहायता समूह, ठीक है, वो सॉरी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, गैर सरकारी समूह। उसी क्रम में जो कम्युनिटी बेस्ड समूह होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा कई सारे ऐसे समूहों का जो कि सिर्फ धर्म आधारित हैं या जनजाति के नाम के पर आधारित हैं। तो ये पर्टिकुलर इस तरह के जो समुदाय हैं, ठीक है, या फिर आपने सुना होगा कि ब्रिटेन में भारतीय मूल निवास के अमेरिकी सिखों का समूह, भारतीय हिंदुओं का अमेरिका के अंदर समूह, तो ये इनको बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो ये समूह मिलकर काम करते हैं, क्यों? क्योंकि इन समूहों के पास में एक तो स्थानीय स्तर पर जाहिर सी बात है उन लोगों के साथ में टचअप है, तो इन लोगों को भोजन उपलब्ध कराना हो, कपड़े उपलब्ध कराना हो, तो ये लोग जाहिर सी बात है अपने समुदाय के लोगों के साथ में उन चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। भोजन का प्रबंध करना हो, कपड़ों का प्रबंध करना हो, ठीक है, या उनको कुछ न्यूमरेशन देना हो, लाइक कुछ पैसे वगैरह उपलब्ध कराना, जैसे कि उनके खर्चों को लेकर, दवा वगैरह जो है, इलाज वगैरह को लेकर। तो ऐसे में कम्युनिटीज़ ज़्यादा प्रभावी रहती हैं रेदर देन बाकी किसी के, क्योंकि अगर आप NGOs वगैरह को लेते हैं साथ में तो NGOs को भी फंडिंग की जरूरत, लेकिन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज इकट्ठे होने में ज़्यादा ईजिली रहता है रेदर देन आपके NGOs वगैरह के। तो ऐसे में वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जहाँ पर भी ये लागू हो रही हैं, वहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर जो है इन योजनाओं को लागू कराया जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली बात क्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये बोला गया था कि हमारे देश में कुल भिखारियों की जो संख्या है 4,13,760 जो है लगभग उस टाइम पर काउंट की गई थी कि हमारे देश में लगभग 4 लाख से भी ज़्यादा संख्या में भिखारी मौजूद हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर आपके पास में क्या कानून थे, क्या नहीं कानून थे, ठीक है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर के अगर आप देखें, जैसे आसाम को देखें तो आसाम में सर्वाधिक भिखारियों की संख्या काउंट हुई थी। अब ऐसा मैं नहीं मान सकता, ठीक है, कि आसाम में ही हुई होगी। मेरे को लगता है दिल्ली में ही, जैसे आसाम का जो रिकॉर्ड बोला गया था कि आसाम के अंदर 22,116 भिखारी हैं,
तो मैं अकेला दिल्ली का अनुभव बताऊं मेरा अपना, मुझे जो लगता है, मुझे लगता है 22,000 से ज़्यादा तो दिल्ली में ही भिखारी मिल जाएंगे मुझे। हाँ सही बात है ये, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि दिल्ली में ही 22,000 से ज़्यादा भिखारी मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी सरकारी आंकड़े उनके हिसाब से भी अगर योजनाएं बनती हैं तब भी योजनाओं का काफ़ी आपका फ़र्क पड़ेगा। अब इन योजनाओं के साथ साथ में एक चीज़ निकल कर आती है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम को लेकर, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम। अब ये जो निकाय है ये किस काम का है, इस निकाय की भी इसमें चर्चा हुई है। तो बेसिकली क्या था, इस निकाय को कंपनी एक्ट सेक्शन 26, ठीक है, उसके तहत 1992 में एक गैर लाभकारी निकाय के तौर पर जो है इसका गठन किया गया था। अब इस निकाय का काम क्या है, तो बेसिकली क्या है, पहली चीज तो ये कि जो निकाय है वो काम करता है, जो आपका मंत्रालय है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसके अंतर्गत ये आपका काम करता है। अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में ये आपका कार्य करता है, ठीक है। ये आपका दरअसल में चर्चा में था इसके चलते। अब इसका काम क्या था, तो ये बेसिकली चाहे कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट थ्रू द ग्रुप्स को लेकर बात करें, मतलब कि किसी को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन करना हो, ठीक है, या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के आपके जो कार्यक्रम हैं उनके थ्रू लोगों को जोड़ना, मतलब ऐसे लोगों को जो वाकई में क्या आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन लोगों को इसमें जोड़ने के लेकर बात की गई थी। अब इसी के साथ में एक आपका और संस्थान आता है, उसको आप बोलते हैं राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान। ये संस्थान बेसिकली क्या है, दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करता है। ये जो संस्थान आपका बनाया गया था ये बेसिकली क्या है, एक स्वायत्त निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर रीजन में, ठीक है, इसकी जो अगर आप वर्किंग एरिया को लेकर बात करें तो एनसीआर क्षेत्र में कार्य करना है, किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो दिल्ली राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करता है। बॉडी क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी है, और 1860 एक्ट जो कंपनीज एक्ट है उसके तहत इसको पंजीकृत आपका किया गया था, जो आपका सोसाइटी एक्ट जो आपका था उसके तहत में इसको पंजीकृत किया गया। सोसाइटी पंजीकृत, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत इसको जो है आपका रजिस्टर्ड किया गया है, उसके थ्रू आपका ये काम करता है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात करता है। जैसे कि संस्थान को लेकर आप बात करेंगे, आपने सुना होगा नशा मुक्ति केंद्र, ठीक है, तो नशा मुक्ति हो, या आपको दिखता है कोई वृद्धों के साथ में वृद्धों की देखभाल करना हो, वृद्धों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है कहीं, ठीक है, तो बेसिकली इस तरह के जो होम्स वगैरह डेवलप किए जाते हैं, ओल्ड एज होम है, नशा मुक्ति केंद्र है, ट्रांसजेंडर्स वगैरह हैं, ठीक है, या भिक्षावृत्ति बच्चे भीख वगैरह जो मांगते हैं, तो इस तरह से उनको रोकथाम करना, उनको शेल्टर्स वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है, ये इसके आपके उद्देश्य रखे गए थे, ठीक है। तो अब आंसर को लेकर बात करें तो पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं किया हो।
इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है आपका कि विशेष राज्य श्रेणी का जो दर्जा है, ठीक है, नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट में विकास दर एवं मानव विकास सूचकांकों के मामले में बिहार को सबसे निचले राज्यों की श्रेणी में आपका रखा गया है। ठीक है, दूसरा, संविधान में किसी राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य दर्जा मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। सी, विशेष श्रेणी राज्य का जो दर्जा है वो आपका भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन का सामना कर रहे राज्यों के विकास में सहायता हेतु केंद्र सरकार द्वारा किया गया एक वर्गीकरण है। डी, आपका विशेष श्रेणी दर्जा है वाले राज्य के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर कुल व्यय का 90% केंद्रीय अनुदान के तौर पर भुगतान किया जाता है तथा 10% भी 0% ब्याज पर ऋण के रूप में दिया जाता है। अब बेसिकली क्या है, अभी हाल ही में बिहार के जो सीएम हैं आपके नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा जो है इस मुद्दे को लेकर उठाया गया है फिर से कि भाई बिहार को आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दीजिए, और ये मांग वो 2007 से लगातार दोहरा रहे हैं। 2007 से वो बोल रहे हैं कि हमें विशेष राज्य श्रेणी का जो है दर्जा हमको मिलना चाहिए, स्पेशल कैटेगरी हमको मिलनी चाहिए। किसको? बिहार को। अब आते हैं आपके बिहार को लेकर। तो बिहार जो आपका राज्य है उसको लेकर अगर आप बात करें तो जो पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था वो स्टेटमेंट एग्जैक्टली आपका सही दिया गया है। ठीक है, इवन दो अगर आप बात करें तो देश की जो 90% आबादी है वो देश में सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे रहती है। अगर आप बात करें कि आबादी को लेकर तो गरीबी रेखा से नीचे आबादी वाले उसमें भी बिहार ऊपर है। उसके अलावा स्कूल ड्रॉप आउट्स हो, ठीक है, मतलब कि बच्चों के स्कूल छोड़ने की जो दर है वो भी बिहार में अच्छी खासी है। मेल न्यूट्रिशन को लेकर बात करें तो मेल न्यूट्रिशन में भी बिहार का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। उसके अलावा आप अगर बात करते हैं एमएमआर रेट को लेकर और आईएमआर रेट को लेकर, मतलब कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब दोनों में अगर आप बिहार को लेकर बात करेंगे तो दोनों में ही बिहार का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, तो जच्चा बच्चा को लेकर बात हो, बच्चों के स्कूल ड्रॉप आउट को लेकर बात हो या कुपोषण के स्तर को लेकर बात हो, सभी में बिहार की जो हालत है वो ख़राब है। इवन दो अगर आप बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय को लेकर, ठीक है, तो जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का जो आंकड़ा है वो पहुंचता है 1.34 लाख, मतलब कि 1,34,000 कुछ जो है आपका डेटा रहता है। ठीक है, और वहीं बिहार का क्या है, बिहार का 50K प्लस है, 50,000 कुछ जो है बिहार का आपका डेटा है जो बिहार की प्रति व्यक्ति आय को लेकर है। तो हम प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार का क्या है अगर देखेंगे तो ओवरऑल 2.5 गुना ज़्यादा है बिहार के मुकाबले। ठीक है, 2.5 गुना से भी ज़्यादा जो है राष्ट्रीय आय का स्तर है बिहार के मुकाबले। ठीक, तो ये तो बिहार की हालातों को लेकर बात हो गई। अब आते हैं स्टेटमेंट पर आपके संविधान में दर्जे को लेकर। तो संविधान में किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का सिस्टम आपका रखा ही नहीं गया है। हुआ क्या था कि आप आज भी देखते होंगे वर्तमान में कि कुछ ऐसे राज्य हैं वो अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से इस तरह से हो जाते हैं कि भाई वहां पर आपको डेवलपमेंट करने की आपको जरूरत है। ठीक है, जैसे आप हिमाचल को लेकर बात करें, उत्तराखंड को लेकर बात करें, मैदानी इलाके तो है नहीं जो बड़े पैमाने पे एकदम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, नहीं हो सकता, कर भी नहीं सकते, इको सेंसिटिव एरियाज हैं। अभी इको सेंसिटिव जो जोन आपके इतने बने हुए हैं उन राज्यों को फिर आप किस तरह से कंसोलिडेट करेंगे? वहां के लोगों को क्या वही लोग पर्यावरण की रक्षा करेंगे क्या? तो ऐसे में उन राज्यों को
स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है या उनको अनुदान दिया जाता है, ये केंद्र सरकार तय करती है। जिन राज्यों को उनको लग रहा है कि उनकी वहां की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, ऐसे में आप उनको राज्यों को देंगे, इस तरह का प्रावधान। अब ये जो वर्गीकरण आपका किया गया था, तो बेसिकली इस वर्गीकरण को बोला गया था 1969 में जो 5वां वित्त आयोग था, उसकी रिपोर्टों के आधार पर इस तरह के वर्गीकरण की आपकी शुरुआत रही थी। जो 5th आपका फाइनेंस कमीशन था, ठीक है, और उन्होंने किस आधार पर किया था कि भाई सामाजिक आर्थिक दोनों हालातों को लेकर आप बात करें, क्योंकि भाई कुछ स्टेट ऐसे हैं जो वाकई में वहां पर आपको एक फंडिंग करने की जरूरत है, वाकई में वहां पर सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे देन वो कैसे कर पाएंगे। अब जो वर्गीकरण था ये आपका, इस वर्गीकरण को बोला जाता है, ये बेसिकली किस पर था, गॉडगिल फॉर्मूले के ऊपर आधारित था। अब ये वर्गीकरण को लेकर बात करें तो ये जो गॉडगिल फॉर्मूला आपका है, उसमें कौन कौन से आपके टर्म आते हैं। ठीक, पहली चीज भौगोलिक वाली वही पहाड़ी क्षेत्र है। दूसरा जनसंख्या घनत्व कम है। जनजातीय वर्ग कितना है राज्य के अंदर में। ठीक, उसी क्रम में आपका राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से, ठीक है, अगर कोई स्टेट है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उसकी जुड़ रही हैं तो ऐसे में फर्क पड़ता है। उसके अलावा यहां पर अवसंरचना एवं आर्थिक क्षेत्र, मतलब इसका पिछड़ापन दोनों को लेकर कितना है राज्य के अंदर। उसी क्रम में राज्य वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति को लेकर, ठीक है। तो ये आपके गॉडगिल फॉर्मूले में इन चीज़ों को लेकर आपकी बात की गई थी, ठीक है। अब इसको लेकर क्या था कि अब ये अगर आप किसी को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना चाहते हैं किसी राज्य को, तो क्या होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, राज्य आर्थिक तौर पर आपका क्या होना चाहिए, पिछड़ा हो। बुनियादी ढांचा वहाँ पर उतना मजबूत ना हो कंपैरेटिवली। बुनियादी ढांचा मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप बात करते हैं या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करते हैं, ये चीज़ें, ठीक है। दूसरा, राज्य के अंदर जो हमने यहाँ बात की थी पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर, तो पहाड़ी क्षेत्रों का कितना एरिया है, क्योंकि भाई जो जाहिर सी बात है जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है या इस तरह के चुनौतीपूर्ण इलाके हाई टेरन एरियाज हैं, वहाँ पर बड़ी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। आप वहाँ पर अवसंरचना विकास अगर करेंगे जनरली तौर पर तो आपको ज़्यादा कंपैरेटिवली पैसा देना पड़ता है। जैसे आप ऐसे एग्जांपल पे समझो कि जितने ज़्यादा वाहन क्षमता के साथ में आप मैदानी इलाकों में गाड़ी को चला सकते हैं। लाइक अगर आप देख रहे हैं कि किसी एक ट्रक में हम जो है 50 क्विंटल मटेरियल रखकर ले जा सकते हैं मैदानी इलाके, कोई इशू नहीं। आपको जैसे ही वो पहाड़ी पर ले जाना होगा सामान, तो उसको आपको कम से कम 5 कंटेनर में आपको डिवाइड करना पड़ेगा 10-10 क्विंटल के बेसिस पर। तो ऐसे में लागत क्षमता लॉजिस्टिक्स है वो ज़्यादा लगी कि नहीं लगी, जाहिर सी बात है वहाँ पर ये लॉजिस्टिक क्षमता उनको ज़्यादा देनी पड़ रही है, ठीक। उसके अलावा राज्य की रणनीतिक स्थिति वही अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाली, तो इनके आधार पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आपका दिया गया था, ठीक है। अब होता क्या है, तो पहले होता क्या था, जो आपका एनडीसी था, राष्ट्रीय विकास परिषद था, वो योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा उन राज्यों को देता था जिनके ऊपर लग रहा है कि उसे जो है विशेष ध्यान दिए जाने की आपकी आवश्यकता है, ठीक है। अब होता क्या है, अब ऐसा सारा काम केंद्र करता है, ठीक है। केंद्र अपने स्तर पर निर्णय करता है कि विशेष श्रेणी का दर्जा किसको दिया जाना है, किसको नहीं दिया जाना। पहले काम राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का हुआ करता था, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स को लेकर बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट आपके जो हैं वो पहला आपका सही है, बी जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है संवैधानिक दर्जे को लेकर, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन सा गलत हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान नहीं है, केंद्र तय कर रहा है, कोई भी संविधान में इस चीज को लेकर एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अगला आपका है स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्वेश्चन को पढ़िए देन आंसर करिए।
देखिए ये चर्चा में क्यों है, बेसिकली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है आपके, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक और आपके जो पेमेंट्स बैंक हैं उनको सरकारी एजेंसी के तौर पर कार्य करने की फिलहाल में अनुमति आपकी दे दी गई है, ठीक है। लेकिन शर्त ये रखी गई कि उन जो कार्य करेंगी उनको पीसीए के तहत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो फ्रेमवर्क आपका रखा गया था प्रॉम्प्ट कोरेक्टिव एक्शन के नाम से, उस पीसीए फ्रेमवर्क के दायरे में ना हो, वो काम कर सकती हैं। अब ये जो सरकारी सेवाओं को लेकर बात की जा रही है, मतलब कि एजेंसी बैंक को लेकर, एजेंसी बैंक होता क्या है समझो। आप देखते होंगे इनको फिर कई सारे लाभ मिलेंगे। एजेंसी बैंक बनते ही बेसिकली क्या होगा इनको कि ये इनको कई सारे लाभ मिल जाएंगे, जैसे कि एमएसएफ का लाभ हो, रेपो रिवर्स रेपो हो, इसका लाभ मिलना हो, ठीक। उसके अलावा कुछ कुछ जिम्मेदारियां भी इनके पास आ जाती हैं, जैसे कि सरकार का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला जो काम रहता है, मतलब कि सरकार बोलती है ना आपको कृषि के लिए ऋण देना है, ठीक है, इस स्कीम के तहत ये जो पैसा आएगा उस पैसे का वितरण यहाँ से होना है। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर बात करें या पूरी तरह ग्रामीण शाखाओं को लेकर बात करें, तो ये सब जो सारे काम हैं ये एजेंसी बैंकों को करने होते हैं, मतलब कि जो बैंकों आप कहेंगे। तो वित्तीय समावेशन की योजनाओं में भागीदारी के लिए भी क्या हो जाएंगे, ये आपके पात्र हो जाते हैं, ठीक है। अब बात है स्टेटमेंट्स को लेकर। तो स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक को लेकर पहला स्टेटमेंट दिया गया था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक देश में अल्प बैंकिंग सुविधाओं और बैंकिंग रहित क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले क्या होते हैं, संस्थान होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। दूसरा, वित्तीय समावेशन पर गठित नचिकेत मोर समिति द्वारा इन लघु वित्त बैंकों की स्थापना के लिए सुझाव दिया गया था, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका सही है, नचिकेत मोर समिति, जब मैंने समितियों को लेकर बात की थी तब भी इसका जिक्र एक बार किया था, ठीक है। तीसरा, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट्स बैंक तथा स्मॉल फाइनेंस बैंक को सरकारी एजेंसी कारोबार गवर्नमेंट एजेंसी बिजनेस करने की अनुमति आपकी दी गई। ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। डी आपका एनबीएफसी के लिए पीसीए फ्रेमवर्क उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर 31 मार्च को या उसके बाद 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावित होगा। ये गलत है, 2023 नहीं बल्कि क्या है, ये 2022 से प्रभावी होगा, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, डी आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये आपका 2022 से आपका प्रभावी होगा, ना कि 2023 से। अब पीसीए बेसिकली आपका है क्या, तो ये जो पीसीए को लेकर टर्म हुआ था, ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, एक फ्रेमवर्क आपका बनाया गया था कि ऐसे बैंक जिनकी वित्तीय जो माली हालत है वो खराब हो गई है, तो उनके ऊपर पीसीए फ्रेमवर्क का जो शिकंजा कसा जाता है, उसमें क्या होता है, वो अपनी शाखाओं का विस्तार करना हो, उनके निदेशकों को मिलने वाले जो लाभांश हैं उन पर रोक को लेकर बात हो, ठीक है, या बैंकों द्वारा की जाने वाली जो क्रियाएं हैं, ठीक है, बैंक के जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन पर कई सारे रूल्स रेगुलेशन लगा दिए जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है, किसके अंतर्गत, पीसीए फ्रेमवर्क के तहत जो है रोक दिया जाता है। ठीक, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नया क्वेश्चन है अगला आपका। हाल ही में सूत्र मॉडल काफी चर्चा में रहा, ये इनमें से किससे आपका संबंधित है सूत्र मॉडल। चलिए पहला ऑप्शन है कोविड संक्रमण, दूसरा नाभिकीय भौतिकी, तीसरा मानव जीनोम सीक्वेंसिंग एंड फोर्थ है आपका जैविकीय कृषि तकनीकी। इसका आंसर करिए। सूत्र मॉडल, देखो सूत्र मॉडल जो है वो बेसिकली है कोविड संक्रमण से। ये दरअसल में जो मॉडल आपका अपनाया गया है ये आपके कानपुर और हैदराबाद, ठीक है, आईआईटी कानपुर और आईआईटी हैदराबाद के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक मॉडल अपनाया है, जो मॉडल बेसिकली बात करता है संक्रमण के प्रसार को लेकर। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर संक्रमित हो रहा है, ठीक है, तो वो जो संपर्क किसी व्यक्ति से, जैसे मैं मान लेता हूँ मुझे कोविड हुआ सपोज दैट, तो मेरे साथ में किन किन लोगों तक कितने समय में कितने स्तर तक संक्रमण फैल सकता है, उसका अनुमान लगाना, उसका
एक वैल्यू निकालने को लेकर ये आपका सूत्र मॉडल लागू किया गया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि ऐसे दौर में जब आपको पता है कि महामारियों से संबंधित जो वायरस इन्फेक्शन की, जो वायरस स्प्रेड की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं, तो ऐसे में सरकार के पास एक एस्टिमेट होगा कितने समय में कितना फैल सकता है, किन किन उपायों से कहाँ काम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये लूप होल्स पता होना ज़रूरी है आपको सूत्र मॉडल के लिए, ठीक है। तो सूत्र मॉडल बेसिकली क्या है कि कोविड स्प्रेड की रेट को लेकर बात करता है, ठीक है, कि कोविड स्प्रेड कितना रेट, कितने गति से हो रहा है, कितने लोगों तक वो फैलेगा, ठीक है। तो इस आधार पर ये काम करता है कोविड संक्रमण को लेकर। अगला क्वेश्चन है आपका, नॉन रेफोलमेंट इनमें से किससे संबंधित है? शब्दावली है, चर्चा में रही थी। पहला, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत एक सिद्धांत। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते। तीसरा, पर्यावरणीय संपदा नियमावली। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें लिख लीजिए शरणार्थी कानूनों, ठीक है, यहाँ बीच में से शरणार्थी कानूनों के अंतर्गत एक सिद्धांत, नॉन रेफोलमेंट, ठीक है। अब देखो अभी हाल ही में आपने देखा होगा बेसिकली कि आपके जो म्यांमार आपका पड़ोसी देश है, वहाँ में आपका क्या हुआ है, सैन्य तख्ता पलट हुआ है, और सैन्य तख्ता पलट के चलते वहाँ से जो नागरिक हैं अलग अलग देशों में भाग रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ के जो 7 नागरिक हैं, उन नागरिकों को लेकर इश्यू बना हुआ था कि जो 7 नागरिक हैं उनको बेसिकली क्या है, मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा हुआ क्या है कि उनको संयुक्त राष्ट्र जो शरणार्थी उच्च आयोग है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी UNHCR है, उससे सुरक्षा हासिल करने के लिए नई दिल्ली तक की यात्रा करने की अनुमति आपकी दी गई। किसके द्वारा? मणिपुर उच्च न्यायालय के द्वारा जो आपकी दी गई है, ठीक है। अब अगर बात करें कि भारत को लेकर ये जो आपका जो केस था, इस केस में कुछ कुछ चीज़ें बोली गई कि भारत जो है बेसिकली जो आपका UNHCR है, ठीक है, तो UNHCR के पक्षकारों में शामिल नहीं है। इस स्टेटमेंट को याद रखना, क्योंकि स्टेटमेंट अगर कोई क्वेश्चन आपका आ गया तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, पक्षकारों में शामिल नहीं है, ठीक है, UNHCR के। लेकिन फिर भी जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसको लेकर जो बात की जाती है 1948 या फिर इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड ह्यूमन राइट को लेकर बात की जाती है, ठीक है, उन दोनों के ऊपर भारत सिग्नेचरी है, ठीक है। जो आपका इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को लेकर बात की गई थी, दूसरा आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है, उन दोनों का भारत सिग्नेचरी है। तो ऐसे में भारत को, मतलब जो कोर्ट के द्वारा जो टिप्पणी दी गई थी, भारत को इसका अनुपालन करते हुए हमें इस अनुमति को देने का एक प्रावधान है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे में आप अगर सिर्फ आर्टिकल 21 को लेकर बात करें तो आर्टिकल 21 में भी ये बात की गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय इसको लेकर कई बार आपकी इस व्याख्या कर चुका है कि शरणार्थियों को उनमें मूल देशों में नहीं भेजने जाने उसको भी सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 21 कई सारी आपकी स्वतंत्रताओं को लेकर बात करता है, ठीक है, तो वहां पर भी इस चीज़ को लेकर बात की गई है, ठीक है। अब जो नॉन रेफरेंट को लेकर आपकी बात हो गई, उसके बाद में आता है टर्म आपका UNHCR। तो UNHCR बेसिकली क्या है? दरअसल में 1950 में आपने देखा था लगातार दुनिया ने जो त्रासदियाँ देखी हैं, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में लाखों यूरोपियंस ऐसे थे जो अपने घरों से बेदखल हो गए, कई गांवों पर हमले हो गए या उनको जो है उनके कहीं कैप्चर हुआ, कहीं पर जो है सैनिकों के द्वारा जो है इस तरह का कुछ कृत्य किया गया। इसके चलते लाखों यूरोपियंस यहाँ से वहाँ एकदम बेहताशा बेहोश में थे। तो ऐसे में वो जो लोग तबाह हुए उनको पलायन करना पड़ा। अब उनके पलायन के लिए क्या किया जाए, तो उस दौरान 1950 में आपके UNHCR को बनाया गया था, इसका मुख्यालय बनाया गया था जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो UNHCR का बेसिकली क्या था? शरणार्थियों को लेकर बात करना, ठीक है। तो शरणार्थियों के मुद्दे के संबंध में क्या है, UNHCR का आपका इंटरवेंशन रहता है, ठीक। चलिए, तो आज की जो आपकी क्लास थी, इस क्लास के लिए इतना ही। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आप में से जिन लोगों को अभी भी अगर सार्थक बैच से संबंधित कोई इशू आ रहा है, ठीक है, आपको सार्थक बैच से संबंधित कोई भी इशू आ रहा है, देन उसके लिए आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर आपका दिया गया है उस पर कर लीजिए, और नहीं है अगर वहाँ पर नहीं हो पाया ऐसा कुछ दैन इशू, देन मैं आपको
rajat@gmail.com, ठीक है, ये ऑफिशियल मेल है। इस पर आपकी कोई भी समस्या हो, बैच से रिलेटेड है, ऐसे कोई समस्या है तो समस्या का हल आप इस पर जो मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं खुद पर्सनली इन मेल्स को चेक कर लूँगा। ठीक, तो आज की जो आपकी क्लास थी, ठीक है, इस क्लास के लिए इतना ही। जो भी आपके टॉपिक्स थे वो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। तो आफ्टर द क्लास कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि एक टॉपिक्स आपको कैसे लगे। ठीक है, कल की आपकी मंडे की क्लास में फिर से हम कुछ नए टॉपिक्स को लेकर बात करेंगे। तो आज की जो आपकी क्लास थी, इस क्लास के लिए इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगी देन उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। उसके अलावा सार्थक बैच से संबंधी कोई अगर समस्या आ रही है तो देन आप इस पर मेल कर दीजिएगा, अगर वहाँ पर आपकी कॉल पर बात नहीं हो पा रही किन्हीं भी कारणों से। ठीक है, उसके अलावा परचम बैच के बारे में आप सभी अपने मित्रों को, सभी आपके सगे संबंधी, बांधव, भाई भतीजे जो भी हैं, सभी लोगों को बताइए, जिससे कि उन लोगों की भी मदद हो सके। खास करके इन एग्ज़ाम्स, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे आरआरसी की वैकेंसीज़ को लेकर बात करें, एनटीपीसी को लेकर बात करें, और लगातार जो वैकेंसी सरकार के द्वारा आपकी घोषित की जाती हैं वनडे एग्जाम्स में, तो उन सब के लिए उन सभी को जोड़ें आज ही, किससे, परचम बैच के साथ में। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास थी, इस क्लास के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, शुभ रात्रि।